गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चोटिया रघुनाथ विद्यालय से आपका जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने जीव विज्ञान विषय का चुनाव किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी की अगर हम परिभाषा की बात करें या सबसे पहले आपके स्ट्रीम की बात करें, आप लोगों ने चुनाव किया है साइंस का, ठीक है। तो साइंस का अर्थ, साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से उत्पन्न हुआ और साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, अर्थात किसी भी चीज के बारे में जानना। तो विज्ञान क्या है? किसी भी चीज के बारे में जानना। और उसमें भी अपन जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन क्या है? सजीव हैं या जीवित जीव हैं। तो जीव विज्ञान का अर्थ ही यही होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसके शब्दों को अगर हम पृथक पृथक करके देखें तो देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसके दो टुकड़े करते हैं। बायोलॉजी शब्द जो है वो बायो और लॉजी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। बायो और लॉजी का अर्थ जानने के लिए, चूंकि ये एक ग्रीक वर्ड है, तो आप लोगों को पता है और ध्यान में भी रखना है कि अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। यानी किसी भी देश की भाषा के साथ अगर डिक्शनरी देखेंगे तो वो हमें अंग्रेजी में मिल जाएगी। जैसे अगर हम हिंदी की भी बात करते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी मिल जाती है, हिंदी टू फ्रेंच डिक्शनरी नहीं मिलती, हिंदी टू ग्रीक नहीं मिलती, ग्रीक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू ग्रीक, इस प्रकार से डिक्शनरी मिल जाती है। तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ जानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं, बायो प्लस लॉजी। अब बायो को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो बायोम या बायोस, और बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का अर्थ आप लोगों को पता है क्या है? जीवन, या अपन कह देते हैं जीव, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं? सजीव, ठीक है। स्टडी, लॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, और स्टडी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, आप लोगों को पता है स्टडी करनी चाहिए, यानी अध्ययन करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। तो जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग क्या हो गया? जीवित जीव का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवित जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो आपको मैंने बता दिया, बायोस या बायोम जिसका अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैंने देखे बोर्ड पे लिख दिया है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया? जीव विज्ञान का या बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था 1802 ईस्वी में। ये भी अगर आप याद रखना चाहो तो नीट के दृष्टिकोण से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। अब आप लोगों को पता है कि जीवित जीव कौन होते हैं? तो जीवित जीव कौन होते हैं? जीवित जीव अपने पास दो प्रकार के आप लोग जानते हैं, एक पादप भी जीवित जीव है और एक जंतु भी जीवित जीव है। इसके ऊपर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 28 फरवरी आप लोग जानते होंगे, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके ऊपर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है विभिन्न देशों के वैज्ञानिक करते हैं। तो एक बार एक विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पादपों में भी जीवन होता है। और आप लोगों को पता होगा साइनाइड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। साइनाइड जो है वो एक अत्यंत ही विषैला जहर होता है, ठीक है, या एक बहुत ही विषैला पदार्थ है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पादप होते हैं वो पादप अपना भोजन जो है वो द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं। अपन अपना भोजन किस अवस्था में ग्रहण करते हैं? ठोस अवस्था में। और पादप अपना भोजन जो है वो द्रव अवस्था में ग्रहण करते हैं। तो उस विज्ञान कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक गमले में लगा हुआ पौधा मंगवाया
और उसके बाद में साइनाइड मंगवाया और साइनाइड को जल में घोलकर और उस पौधे में दिया। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो सारे देशों के, अन्य देशों के जो वैज्ञानिक थे वो उनके ऊपर हंसने लग गए। तो उनको अपनी इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने देश के ऊपर लांछन लगने के कारण तो उन्होंने ये सोचा कि इससे तो अच्छा मर जाना ही बेहतर है। तो उन्होंने जो शेष बचा हुआ साइनाइड जो जल में घुला हुआ था वो उन्होंने पी लिया और सारे वैज्ञानिकों ने ये देखा कि उनकी भी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइनाइड मंगाया गया था वो साइनाइड जो था वो नकली था। उसके बाद में वास्तव में असली साइनाइड आया। आप लोग जब लैब के अंदर जाओगे तब देखोगे, केमिस्ट्री की लैब में खास तौर से, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी अभी नई नई आप लोगों ने साइंस लिए, केमिस्ट्री की लैब में शिक्षक से बिना पूछे किसी भी बोतल को, किसी भी डब्बे को हाथ नहीं लगाना है। और हालांकि उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि कौन सी बोतल में, कौन से डब्बे में क्या चीज है। तो शिक्षक से पूछ कर ही हमें उनको टच करना है, अदरवाइज हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर साइनाइड मंगवाया गया, वास्तव में जो रियल साइनाइड था, और उसको घोला गया और घोलते ही जैसे ही गमले में डाला तो गमले में जो पौधा लगा हुआ था वो एकदम से नीचे गिर गया या मुरझा गया, उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सजीव जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जीव की जो बात कर रहे हैं, अपना जो पहला अध्याय है उसी का नाम है क्या? जीव जगत। तो जीव किसे कहते हैं इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। और जगत यानी संपूर्ण विश्व को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं मोटे तौर पे, फिर धीरे धीरे वर्गीकरण करते जाएंगे। तो जगत जो है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। ये आपको छोटा प्रश्न के रूप में ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने एक एक नंबर के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। तो जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। और जाति की आगे इसी चैप्टर में अपन बात करेंगे, वर्गी की संवर्ग, अर्थात किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। अभी आप इतना याद रखो, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत है। तो संपूर्ण विश्व को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक निर्जीव और दूसरा सजीव। ठीक है, तो सजीव के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे, और निर्जीव के अंतर्गत आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और मैथ भी निर्जीव जगत के अंतर्गत आती है। तो हम बात कर रहे हैं अपने पहले अध्याय की, जिसका नाम है जीव जगत। ठीक है, अब जीव कौन कौन है? तो हम जीवित जीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक कहानी के द्वारा बताया कि पहला कौन सा हो गया अपना? पादप, और दूसरा कौन सा हो गया? जंतु। पादप और जंतु, ये क्या हो गए? जीवित जीव हो गए। तो जीव विज्ञान में हम पादपों और जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पादपों का जो अध्ययन है वो कहलाता है अपना बोटनी। बोटनी फिर क्या हो गया? एक ग्रीक वर्ड हो गया। और जंतुओं का अध्ययन जो है वो कहलाता है जूलॉजी। अब देखिए दोनों को अलग करते हैं। बोटनी शब्द जो है वो बोट्राइटिस शब्द से बना है, और बोट्राइटिस का अर्थ होता है घास फूस या पेड़ पौधे। ठीक है, और लॉजी का अर्थ आपको पता लग ही गया। लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और जू का अर्थ क्या होता है? जू का अर्थ होता है एनिमल, और एनिमल को अपन हिंदी में करते हैं तो क्या हो गया? जंतु, या इसको अपन कह सकते हैं प्राणी। इस प्रकार से जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी या पादप विज्ञान, दूसरा जूलॉजी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब अपन बात कर लेते हैं तीन छोटे छोटे प्रश्नों की, जो आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं, नीट के दृष्टिकोण से, 11th के दृष्टिकोण से, 12th के दृष्टिकोण से। ठीक है, एक आता है शब्द फादर यानी जनक, फादर या जनक। तो बायोलॉजी का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, या बायोलॉजी का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? उसके बाद में वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? उसके बाद में जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो देखिए, एक तो अपन ने बात की पहले कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और
ट्रेवीरेनस ने। उसके बाद में आता है जनक का नाम। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? एक ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, दार्शनिक। ग्रीक फिलोसोफर कौन था? एक ग्रीक फिलोसोफर जीव विज्ञान का जनक है, जिसका नाम है अरस्तु। आप लोगों ने सुना होगा। एक समुद्री जंतु भी होता है जिसका नाम है सी अर्चिन, और उसे अरस्तु की लालटेन कहते हैं। ये भी आप इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। क्या है? एक समुद्री जंतु है जिसका नाम क्या है? सी अर्चिन। इस सी अर्चिन को क्या कहते हैं? ये अपन चौथे अध्याय में पढ़ेंगे वैसे, समुद्री लालटेन, ठीक है। सी अर्चिन, समुद्री लालटेन, या इसे अरस्तु की लालटेन भी कहते हैं। तो इस हिसाब से एसोसिएशन से आपको याद रह जाएगा, अरस्तु की लालटेन सी अर्चिन को कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु जीव विज्ञान का जनक है। सबसे पहले बायोलॉजी को दो शाखाओं में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? एक बोटनी और एक जूलॉजी। एक पादप विज्ञान और एक जंतु विज्ञान, दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा? अगर हिंदी में बात करें तो वनस्पति विज्ञान। और इसके साथ साथ आप जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी यानी यूं समझ सकते हो जो हेडिंग है, उनको अभी से आप अंग्रेजी में सीखने का भी प्रयास करें, ताकि आप लोग जब भविष्य में नीट वगैरह की तैयारी करो या एमबीबीएस की तैयारी करो तो अंग्रेजी आपको इतनी कठिन न लगे। इसलिए मैं दोनों शब्दों को साथ साथ लिखता जाऊंगा, बॉटनी और जंतु विज्ञान, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? जूलॉजी। तो सबसे पहले बायोलॉजी का जनक कौन है? तो आपको मैंने बता दिया, अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु कौन है? ये आपको एक नाम से दो का जनक याद रह जाएगा। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी है और जंतु विज्ञान का जनक भी है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले बॉटनी और जूलॉजी। तो जूलॉजी का जनक भी कौन है? अरस्तु है, ठीक है। और अब बच गया अपना वनस्पति विज्ञान। तो इसके लिए आपको याद रखना है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस कौन है? थियोफ्रेस्टिस वनस्पति विज्ञान का जनक है। थियोफ्रेस्टिस कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक है। तो ये तो बात होगी, याद रखना। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? 1802 में लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था, ठीक है। लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। उसके बाद में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की दो शाखा है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टिस है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक भी वही है जो जीव विज्ञान का जनक है, अर्थात अरस्तु। अब अपन बात करते हैं अपने अध्याय की। जो पहला अध्याय अपना कौन सा है? जीव जगत। तो जगत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जगत क्या है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। तो यहां एक शब्द आया अपने पास, सबसे पहले वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या आया? वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण के बारे में वैसे अपना अगला पाठ भी है, फिर भी मैं आपको यही बता देता हूं वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो हम बहुत सारे स्तरों पर क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो अगर हम अध्ययन की बात करें तो अध्ययन के अंतर्गत अपन वर्गीकरण इसलिए करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सरलता के लिए, ठीक है। जैसे अलग अलग चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि हम कभी कोई सा ही चैप्टर पढ़ ले, कभी कोई सा ही चैप्टर पढ़ ले। एक चैप्टर पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके टॉपिक कंप्लीट करेंगे, या जो एक टॉपिक चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या हो गया? अध्ययन की सुविधा होगी। अध्ययन की सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जैसे जीव विज्ञान की अलग पुस्तक है, फिजिक्स की अलग पुस्तक है, केमिस्ट्री की अलग पुस्तक है। तो ये क्या हो गया? अध्ययन की सुविधा के लिए। अगर कहीं एक चैप्टर फिजिक्स का आ गया, कहीं केमिस्ट्री का आ गया, जैसे कि 10th तक होता था, अभी आपने विषय का चुनाव किया है तो अलग अलग विषयों की अलग अलग पुस्तक है। या छोटी कक्षाओं में भी आप लोग देखते हैं विज्ञान की अलग पुस्तक है, सामाजिक की अलग पुस्तक है। तो वो क्या है?
अध्ययन की सुविधा के लिए। तो वर्गीकरण क्यों करते हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण कहते किसे हैं? तो दो शब्द याद रखो आप, समानता, सिमिलरिटी, और असमानता। समानता और असमानता के आधार पर, जैसे अभी अपन ने बात की जगत की, तो निर्जीव और सजीव, अर्थात जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो मनुष्य हो, ये सारे के सारे क्या हो गए? सजीव हो गए। ठीक है, तो सजीवों का अध्ययन एक शाखा में, निर्जीवों का अध्ययन दूसरी शाखा में। फिर निर्जीवों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और सजीव को अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया, पादप और जंतु। तो इस प्रकार से धीरे धीरे और भी हम वर्गीकरण करते जाएंगे। तो वर्गीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? समानता और असमानता। समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को अलग अलग समूह में, क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं? जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, और जीव विज्ञान का मतलब क्या है? सजीव। तो इसलिए हमने ये शब्द काम में लिया, सजीव। और अलग भी तरह से अपन वर्णन कर सकते हैं। अगर निर्जीवों की बात करें तो आप लोगों को पता है 10वीं तक, थोड़े दिन आप 10वीं में क्लास में आए थे, या 9th तक आप लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। तो आगे आगे क्लासरूम में क्या होता है? टेबल रखी हुई रहती है, उसके पीछे बेंच या कुर्सी रखी हुई रहती है। तो कुर्सियां क्या है? समान है। तो कुर्सी कुर्सी एक साथ रखी हुई है, और मेज मेज सारी एक साथ रखी हुई है। तो समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण किसी भी टर्म में आप काम में ले सकते हो, किसी भी चीज में आप इसको लागू कर सकते हो। जैसे लड़कियां एक तरफ बैठती है, लड़के एक तरफ बैठते हैं, तो लड़कियां लड़कियां क्या है? समान है, एक वर्ग हो गया। लड़के लड़के क्या है? समान है, एक वर्ग हो गया। लेकिन दोनों में क्या है? असमानता है। तो क्या हो गया? समानता और असमानता के आधार पर। और यहां हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं सजीव की, तो हम क्या कह देंगे? समानता और असमानता के आधार पर सजीवों को अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां हमने वर्गीकरण किया पादप और जंतु का। अब बात आती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जगत। आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजों से। तो सबसे पहले क्या है? जीव जगत। तो जगत क्या हो गया? जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने 10वीं तक संगठन के स्तर पढ़े होंगे। तो संगठन के स्तर में क्या होता है? जैसे अगर अपन मनुष्य के शरीर की बात करें, तो मनुष्य का शरीर के भाग करें तो शरीर कैसे बना? शरीर बना अंग तंत्रों से, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनसे मिलकर क्या बना? शरीर। अब और इसके नीचे जाएं तो कोई भी तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अंगों से। अंग किससे मिलकर बने हुए हैं? उत्तकों से। उत्तक किसके मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से। इसका अपना पूरा एक पार्ट है कोशिका, उसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। यहां सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि सजीव जो है, जितने भी, या मैं जो शब्द बार बार काम में ले रहा हूं सजीव, तो इससे आप भ्रमित नहीं होंगे। सजीव या जीव एक ही बात है। सजीव जगत कह दो या जीव जगत कह दो। इंग्लिश में कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड या जगत को अगर पर्टिकुलर टर्म दी जाए तो उसको कहते हैं किंगडम। तो जीव क्या है? सबसे पहले पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में ही जीव या सजीव की बात करें तो जीव क्या है? तो देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि पादप भी जीव है और जंतु भी जीव है। अब आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई की स्कूलों में, तो जो टेबल, कुर्सी, मेज वगैरह होती है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। ठीक है, लकड़ी कहां से प्राप्त हुई? लकड़ी पेड़ से प्राप्त हुई। पेड़ क्या था? सजीव था। मेज क्या है? निर्जीव है। तो इसका मतलब उस दोनों चीजों में, पेड़ और लकड़ी, इन दोनों में कुछ अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? यानी पहले ऐसी कौन सी चीज उसमें उपस्थित थी कि हम उसको सजीव कह रहे थे, और अब ऐसी कौन सी चीज उसमें अनुपस्थित हो गई कि उसको हम निर्जीव कह रहे हैं। ठीक है, तो एक शब्द आपको याद रखना है, क्या? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन का, जीव द्रव्य जीवन का क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये बात कही थी
एक वैज्ञानिक जिसका नाम है हक्सले। यानी जब तक वो लकड़ी पेड़ में थी, जब तक वो लकड़ी पेड़ में थी, तब तक उसकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जीव द्रव्य उपस्थित था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कोशिका के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जितने भी सजीव हैं, समस्त सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। समस्त सजीव या जीव क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका क्या है, तो जीव विज्ञान अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा वर्ड अपने पास सेल। तो सेल रॉबर्ट हुक, ये वैज्ञानिक का नाम है। आप लोग साथ साथ याद करते जाएंगे छोटे प्रश्नों के रूप में। जैसे अपना जीव विज्ञान का जनक हो गया जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, उसी प्रकार से कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए मैं आपको यहां कोशिका के आधार पर भी जीव बता रहा हूं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद में एक शब्द आता है जीवित कोशिका, यानी रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका क्या थी, वो मृत थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपको नाम याद रखना है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो अब जीवित और ये कोशिका निर्जीव होगी, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में यही अंतर है, जीव द्रव्य। यानी रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी उसमें जीव द्रव्य उपस्थित नहीं था, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका की खोज की उसमें क्या था, जीव द्रव्य उपस्थित था। तो जीव किसे कहेंगे, आप कह सकते हैं, अगर कोशिका शब्द काम में नहीं लेना चाहें तो हम कह सकते हैं वह सजीव संरचना जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है। उसके बाद में हम सजीवता के लक्षण पढ़ेंगे। तो सजीवता के लक्षणों में चाहे अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। ये आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय का मतलब है कि उसमें केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है। उदाहरण आप लोगों ने पढ़े होंगे, अमीबा, पैरामीशियम। और अगर पादप की बात करें तो एक सवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। और उसके बाद में अगर बात करें अपन, एक जीव है जिसका नाम है युगलिना। तो ये सारे के सारे क्या है, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। यानी कोशिका की संख्या के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसके अलावा आप लोग जितने भी नाम देखते हैं, गाय, भैंस, पीपल, बरगद, मनुष्य, इन सब में बहुत सारी या असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर अगर दो भी कोशिकाएं, चार भी कोशिकाएं, 1000 भी है, 10,000, अरब, संख्य जितनी भी कोशिकाएं, उन समस्त सजीवों को हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। तो हमें उदाहरण किसके याद रखने हैं, एक कोशिकीय के। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए, बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण। तो अपना प्रश्न जो था जीव क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात, सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे एक कोशिका हो चाहे एक से अधिक कोशिका हो। और कोशिका भी कैसी, जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित हो। क्योंकि मैंने आपको पादप का उदाहरण दिया, उसी पादप से क्या बन गई, मेज बन गई। और मेज को अपन क्या कहते हैं, निर्जीव। क्यों कहते हैं इसका पता आपको जब हम सजीवता के लक्षण पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि ये लक्षण जो है जिस संरचना में उपस्थित होंगे, सजीवता के लक्षण, वो संरचना क्या कहलाएगी, सजीव। फिलहाल अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है सजीव या जीव किसे कहते हैं, तो कोशिका से बनी हुई संरचना जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन सजीवता के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये अपनी जीव विज्ञान की एक शुरुआत है। ठीक है।